दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर्स की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो पिछले 6 दिनों का आपका छूटा हुआ कंटेंट, छूटा हुआ टॉपिक करंट अफेयर से संबंधित है, आज वाले क्लास में हम इसको कवर करेंगे। हालांकि क्लासेस बंद नहीं थी, आपको मालूम है एक मंथली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चलती है। वो क्लासेस हमने आपको दिसंबर 2025 का आपको प्रोवाइड किया है। आपको मालूम है 2022 से मंथली करंट अफेयर्स भी आपको मिलता है, तो वो चीजें इस दौरान हमने आपको दिया। एक मास्टर पीडीएफ दिया है बिहार स्पेशल का पूरे साल का, और एक नया सीरीज करंट अफेयर्स का शुरू हुआ था जहां पर टॉपिक वाइज चीजों को हम कवर करते हैं। तो क्लासेस आपकी रुकी नहीं है। हाँ, ये वाला सीरीज का जो क्लासेस है जनवरी 2026 में, ये छूटा हुआ जो प्रश्न है, जो तथ्य हैं, आज हम इसको कवर करेंगे। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये संकल्प हमारा है कि तैयारी आपकी बेहतर होगी। कुछ परेशानी थी जिस वजह से ये सीरीज बंद था। अब परेशानी की अगर हम बात करते हैं तो कई सारी चीजें। देखिए, हमारा जो करंट अफेयर्स का मटेरियल आपको मिलता है वो एक स्ट्रक्चर वे में मिलता है। हमें कई सारे फाइल फॉर्मेट तैयार करने होते हैं। जैसे मंथ एंड हुआ तो पीडीएफ फटाक से आपको मिल जाए, तो वो चीजों को लेकर अलग अलग कार्य था। वो तमाम चीजें धीरे धीरे हो रही थी, और इसी दौरान जो हमने ईयरली संग्रह आपको दिया वो एक टफ कार्य रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हमें अपडेट करना पड़ा है। वो चीजें अभी हम आपको बतलाएंगे, लेकिन सेशन की हम यहां पर शुरुआत करें। दोस्तों, पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि आईटी पटना में भी हाल ही में जो स्थापित बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है, आपको ध्यान रखना है नेशनल कंप्यूटिंग मिशन के तहत या फिर सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत यहां पर स्थापित किया गया है। ये नाम इसका यहां पर पूछा गया है। तो राइट आंसर था विकल्प नंबर ए, यानी कि परम बुद्ध। अच्छा, परम रुद्र। इसी तरह की जानकारी हमने बिहार को लेकर एक और दिया था कि बिहार ने खुद से जो पटना में जो सीडेक है उसके द्वारा जो तैयार किया गया था पहला सुपर कंप्यूटर, उसका नाम था परम बुद्ध। 2024 में ये चीजें हमने आई थिंक 2024 में ही पढ़ाया था। ये आपको पढ़ाया हुआ ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। अच्छा, जो पीडीएफ की हम बात कर रहे थे यही वो पीडीएफ है जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संपूर्ण संग्रह है। इसमें हमने शुरू से चीजों को अपडेट किया है। जैसे नवंबर में मंत्रिमंडल का गठन हुआ बिहार में, वो तमाम चीजें, खास करके जो नई नियुक्तियां हुई, वो भी सारी चीजों को हमने इसमें अपडेट कर दिया है। तो आंख मूंद के इस पीडीएफ को पढ़िए, आपको भरपूर हेल्प यहां से मिलेगा। करंट अफेयर्स का ऐसा संग्रह आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसका पीडीएफ का जो डेमो फाइल है वो जरूर डाउनलोड करके एक बार देखिएगा। आपको यहां पर इस वाले कोर्स में तमाम जो करंट अफेयर्स के हमारे मटेरियल होते हैं वो मिल जाएंगे। चलिए, अब फाइनली हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बिहार की सामाजिक कार्यकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता रेणु पासवान को किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आयोजन में रेड कॉर्पेट वॉक का निमंत्रण मिला है? ये एक सम्मान स्वरूप आप देख सकते हैं। अब यहां पर जो इसका राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर वॉक का इन्हें निमंत्रण मिला है, जो बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। इनका नाम है रेणु पासवान। इस चीज को ध्यान आपको रखना है। अच्छा, मुजफ्फरपुर बिहार की बात हो रही तो कुछ समय पहले मरियम फातिमा नाम से एक जानकारी हमने आपको दिया था कि बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जब बात हम यहां पर रेणु पासवान की कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां पर इन्हें देख लीजिए। ये मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली है, जो सामाजिक कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी योगदान के लिए जानी जाती है पूरी दुनिया में। तो उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म आयोजनों में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कॉर्पेट वॉक पर विशेष निमंत्रण मतलब मिला है उन्हें यहां पर शामिल होने को लेकर। दोस्तों, ये पहली बार होगा बिहार के इतिहास में जब बिहार से किसी महिला को कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर चलने का एक प्रकार से अवसर मिला है। तो इस रूप में आप देख सकते हैं कि ये पहला अवसर है। और आप ये ध्यान रखिए कि इस तरह के चीजों पर एकदम पैनी नजर रहती है। एग्जाम में यहां से सवाल बन सकते हैं। अभी कांस फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है, तो दरअसल फ्रांस में यह आयोजित होता है। एक जगह है, एक शहर है कांस, यहीं पर यह फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है। और यह फिल्म उद्योग में सबसे बड़े
और प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। इसे सबसे बड़े आयोजन में से गिना जाता है। 2026 में जो आयोजित होगा, इसका 79वां संस्करण, ये 12 मई से लेकर 23 मई 2025 तक। और हालांकि इसकी शुरुआत की बात करें कांस फिल्म फेस्टिवल की, तो शुरुआत हुई थी 1946 में, 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर डायरेक्टली इन तमाम बिंदुओं से संबंधित जो चीजें आपको याद रखना है उसका वर्णन यहाँ पर हमने कर दिया है। चलिए आइए यहाँ पर अगले प्रश्न पे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लेकर यह प्रश्न है कि निम्न में से अभी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पर जो विकल्प आपको दिख रहा है, इन विकल्पों में राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। अच्छा, ये वाले पीडीएफ की अगर हम जो बात कर रहे थे अभी, तो इस पीडीएफ में ऑलरेडी हमने इसको अपडेट कर दिया है। इन चीज़ों को, ये चीज़ ध्यान आप लोग रखिएगा, क्योंकि नियुक्ति जो हुई थी इसको लेकर चर्चाएं 18 दिसंबर को ही सामने आई थी 2025 में। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, फाइनली नियुक्ति हो गई है। 47वें मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के बने हैं न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। वे इससे पहले उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर थे, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, उच्च न्यायालय में, जहां भी उच्च न्यायालय है, वहां पर जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जो सिफारिश होती है उस आधार पर होती है। अब एक सवाल यहां पर एक ये है कि किस अनुच्छेद के तहत, तो ध्यान रखें संविधान के अनुच्छेद 217 यानी कि आर्टिकल 217 में आपको ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका प्रावधान किया गया है, इतना क्लियर है, ध्यान रखेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं पटना उच्च न्यायालय की, तो स्थापना जो है इसकी 3 फरवरी 1916 को हुई थी। दोस्तों ये प्रश्न एक सिंपल सा है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसी प्रश्न को अगर थोड़ा सा कठिन बनाया जाएगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पटना हाई कोर्ट ने किस तिथि से अपना कार्य प्रारंभ किया था। तो वैसी स्थिति में भी आपको यही आंसर करना है, 3 फरवरी 1916। क्लियर है। अभी देखिएगा 46वें मुख्य न्यायाधीश जो थे पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री, उन्हीं का इन्होंने स्थान लिया है। जस्टिस संगम कुमार साहू, मतलब यहाँ पर 46वें का स्थान लिए हैं। 45वें इनसे पहले कौन थे? विपुल मनोभाई पंचोली। और 44वें कौन थे? तो के विनोद यानी कि कृष्णन विनोद चंद्रन। ये चीजें यहाँ पर हमने अच्छे से मेंशन कर दिया है। अच्छा, लगे हाथों आप ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं न्यायाधीशों की, तो ऐसे में वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, जस्टिस सूर्यकांत। और कब नियुक्ति हुई इनकी? तो 24 नवंबर 2025 को ये नियुक्त हुए। इनसे पहले BR गवई, भूषण राम कृष्ण गवई इनका पूरा नाम होता है। फिर उसके बाद उससे पहले 51वें की अगर हम बात कर रहे हैं तो जस्टिस संजीव खन्ना 51वें चीफ जस्टिस थे भारत के। तो इन चीजों को यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले भारत के पहले पहले संवैधानिक पदों पर जो नियुक्तियां हुई थी उसकी सूची आप यहां पर कंप्लीट देख रहे हैं। कई बार होता क्या कि यहां से एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो इसको आप लोग चाहें तो जरूर देख लीजिए, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो पहले मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो HJ कानिया। ये आपको ध्यान रखना। उसी प्रकार से कई और इंफॉर्मेशन है जो अपने आप में एक प्रश्न है, इन बातों को ध्यान रखिए। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न आपके बीच है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित भारतीय AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है निम्नलिखित में से किस शहर में की जाएगी? देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये गुजरात में किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित भारतीय AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि यहां पर यह स्थापित किया जाएगा। तो विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने हाल ही में
एक ही लॉन्चर से कम समय के अंतराल में 2 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम क्या है तो प्रलय, 2 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, ये आप ध्यान रखिए, इसका सफल परीक्षण जो है वो अभी हाल ही में कहां से किया है, डीआरडीओ ने, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, तो ये उड़ीसा के तट से किया गया है। अच्छा दोस्तों, डीआरडीओ की बात हो रही तो कई सारी जानकारी समय समय पर तो हम आपको देते ही रहते हैं, लेकिन एक जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी रिसेंटली हमने आपको दिया था। डीआरडीओ ने 23 दिसंबर 2025 को बंगाल की खाड़ी से मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है, विशाखापत्तनम तट के पास से एक परीक्षण किया था। वो परीक्षण भी बैलिस्टिक मिसाइल का ही था। आप ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर देखिए हमने लिखा है कि समुद्री परमाणु क्षमता को और सुदृढ़ करते हुए आईएनएस अरिघाट से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, यानी कि पनडुब्बी से फायर की जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइल, और ये भी बैलिस्टिक मिसाइल का ही प्रकार है। अब यहां पर इसके साथ ही भारत की क्षमता को आप इस रूप में देख सकते हैं कि भारत पानी के अंदर से या फिर जमीन और आसमान से फायर की जाने वाली क्षमता हासिल कर चुकी है, वैसे देशों में शामिल हो चुका है जहां पर ये मतलब जिन भी देशों में ये क्षमता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है ये 3500 किलोमीटर है। ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे, K4 बैलिस्टिक मिसाइल। अभी जो जानकारी हमने आपको दिया वो ये दिया, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अर्थात डीजीएफटी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कोई भी पद पे जो नियुक्ति होती है वो एक अहम प्रश्न होता है। तो अभी हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक के पद पर जो नियुक्ति हुई है लव अग्रवाल की हुई है, अतः विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। अब आइए अगले प्रश्न पे। अभी हाल ही में खबरों में रहे ह्यू मॉरिस जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इनका संबंध किस खेल से है जिनका अभी हाल ही में 62 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। कैंसर की वजह से मतलब इनका निधन हुआ, लंबी मतलब बीमारी से ग्रसित थे काफी दिनों से और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। तो ऐसे में ये ध्यान रखिए ये एक पूर्व क्रिकेटर थे इंग्लैंड के, विकल्प नंबर डी यहां पर करेक्ट है। और इन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं, ह्यू मॉरिस। और इस तरह क्रिकेटर से संबंधित प्रश्न बनते हैं और विशेष रूप से यह भी ध्यान रखिएगा जो क्रिकेटर संन्यास लेते हैं तो वहां से भी प्रश्न स्वाभाविक रूप से पूछे गए एग्जाम में और कई बार पूछे गए हैं। अभी क्रिकेटरों की बात हो रही तो कई सारी जानकारी हम आपको देंगे, जैसे क्रिकेट से ही संबंधित एक जानकारी, जैसे कि क्रिकेट की सर्वोच्च जो संस्था वो आईसीसी है और वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है तो जय शाह हैं, इन्हें आप यहां पर देख रहे हैं। और जय शाह को अभी हाल ही में एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है और इसके अतिरिक्त इससे पहले भी कई पुरस्कार इन्हें मिला है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और 2019 में वो बीसीसीआई के सचिव बने थे जो बीसीसीआई के इतिहास में सबसे कम उम्र के सचिव थे। और भारत के जो मौजूदा गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्हीं के पुत्र हैं जय शाह और आईसीसी के अध्यक्ष दिसंबर 2024 में वो बने थे। तो ये चीजों को इनसे संबंधित आपको ध्यान रखना है। हालांकि दोस्तों क्रिकेट की बात हो रही है तो ऐसे में कुछ चीजें ये भी ध्यान रखिएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी का 24वां संस्करण अभी खेला जा रहा है और इस दौरान वैभव सूर्यवंशी जो समस्तीपुर बिहार के हैं, इन्होंने एक बड़ा कारनामा किया, 190 रनों की एक विशाल पारी खेली। और आपको ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट तो है ही, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि विजय हजारे ट्रॉफी का सबसे बड़ा स्कोर अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार ने बनाया है 574 रनों का। तो ये एक सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा। हालांकि 500 रन का आंकड़ा एक और बार पार हुआ था जो 506 रन तमिलनाडु ने बनाया था। विजय हजारे ट्रॉफी से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर दी गई है। सबसे सफल टीम है तमिलनाडु और दूसरा सफल टीम है कर्नाटक जो 5 बार खिताब को जीता है। लेकिन इससे पिछला जो 24वां तो भी आयोजित हो रहा है, इससे पिछला जो था वो कर्नाटक ने ही जीता था विदर्भ को हराकर।
ये रही बात यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित। हालांकि क्रिकेट में कई सारी जानकारी अभी रिसेंटली इस सीरीज में हमने आपको दिया था, 22वें नंबर के वीडियो में जाके देख सकते हैं आप इसे। देखिए यहाँ पर हमने अंडर 19 एशिया कप को लेकर जानकारी दिया, पाकिस्तान ने भारत को हराकर जीत लिया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने 52 साल के बाद पहली बार जीता है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हरियाणा को हराकर झारखंड ने अपने नाम किया है ईशान किशन की कप्तानी में। और ये वाला जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 है ये आयोजित होगी, तो वो जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे। तो फिलहाल इतनी बातों को आपको ध्यान रखना, समझना है। क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को लेकर जो अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि ईशान किशन की कप्तानी में पहली बार हरियाणा को हराकर झारखंड चैंपियन बनाया, तो वही सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अच्छा, यहाँ पर भी जब आप देखेंगे तो इसमें भी तमिलनाडु की जो टीम है वो शीर्ष स्थान पर है, जैसा यहाँ पर हम बात कर रहे थे विजय हजारे ट्रॉफी में। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ये है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। चलिए अब यहाँ पर अगला एक और प्रश्न क्रिकेट से ही संबंधित है और है काफी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मिथाली राज, सूजी बेट्स और शार्लोट एडवर्ड्स के बाद अभी हाल ही में 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की दूसरी और विश्व की चौथी खिलाड़ी कौन बनी है? इंडिया की मिथाली राज, उसके बाद दूसरा नाम है न्यूजीलैंड का सूजी बेट्स और इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं। इनके बाद आपको ध्यान रखना चौथी, विश्व की चौथी और भारत की दूसरी मिथाली राज के बाद आपको ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली खिलाड़ी बनी है स्मृति मांधना। जो आप इन्हें तस्वीर में देख रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं ये स्मृति मांधना है और इन्होंने ये कारनामा किया है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। दोहा कतर में आयोजित फीडे वर्ल्ड बिल्ड्स चेस चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग में विमेन्स कैटेगरी का जो खिताब है वो किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? ये दोहा कतर में प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है महिला वर्ग में, यही तो पूछा गया है ना, महिला वर्ग में कजाकिस्तान की बीबी सारा असोबायेवा, ये नाम थोड़ा अटपटांग है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही इस खिताब को अपने नाम किया है। लेकिन दोस्तों इसी के विपरीत पुरुष वर्ग में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पुरुष वर्ग का जो खिताब है यहां पर नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने अपने नाम किया है। इन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैग्नस कार्लसन के बारे में कई सारे प्रश्न 2025 में हमने आपको करवाए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा सवाल कहाँ के है तो नॉर्वे के हैं। अच्छा, इसमें दूसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी रहे और तीसरे स्थान पर यानी कि कांस्य पदक भारत के अर्जुन एरिगेसी को मिला है। ये ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिला। तो ब्रॉन्ज मेडल किन्हें मिला? अर्जुन एरिगेसी को मिला है। अब यहां पर अगला प्रश्न हॉकी से संबंधित है कि निम्नलिखित में से किन्हें अभी हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? अब यहां पर देखिएगा, महिला हॉकी टीम के कोच ये पहले भी थे, ये दूसरी बार इनकी नियुक्ति हुई और ऐसे में नीदरलैंड के सजोड मारी जने विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी करेक्ट है। दोस्तों यहां पर बात हो रही है महिला हॉकी टीम की। एक प्रतियोगिता अभी हाल ही में चाइना में आयोजित हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा, हांगझोउ चाइना में आयोजित महिला एशिया कप 2025 में किस देश की महिला हॉकी टीम ने रजत पदक जीता है? इसका राइट जो आंसर है, देखिए ये सवाल क्या है, जो महिला एशिया हॉकी कप 2025 है वो चाइना में आयोजित हुआ। तो यहां पर बात है कि सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक किसने जीता है? तो भारत जीता है सिल्वर मेडल, ये ध्यान रखिए। जबकि गोल्ड की बात करें तो वो चाइना अपने नाम किया, जबकि ब्रॉन्ज की बात करें तो जापान अपने नाम किया है। तो जो मतलब तीनों पदक है, जो तीनों शीर्ष स्थान है, वो यहां पर क्रम से आपके बीच हमने रखा है। चलिए उसके बाद हम यहां पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को किस देश द्वारा विकसित किया गया है, जिसे ईगल स्ट्राइक 20 भी कहा जाता है? यह YJ-20 नामक एक हाइपरसोनिक
एंटी-शिप मिसाइल का जो अभी हाल ही में मतलब इसे विकसित किया गया है, वो चाइना द्वारा किया गया है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये तमाम चीज़ों को अपने नोटबुक में आज से ही तैयार कीजिए। 2026 का एक फ्रेश नोट्स तैयार कीजिए और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या अधिक है, इसलिए हम यहाँ पर आपको ज़्यादा विश्लेषण आज वाले क्लास में नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ें हमेशा नहीं रहेगी। क्लासेस अब्सेंट था इस सीरीज का, तो इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक हो गई है और सभी को हमें कवर करना है। और मैं पीडीएफ जब दूंगा मंथली वाला, तो वहां पर ये चीज़ें मैं अपडेट करके दूंगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर चीज़ों को आप लोग देखिए, समझिए और इसको याद रखिए। और नोटबुक जब तैयार रहेगा तो बाद में रिवीजन देना भी आसान होगा। तो आप लोग चाहें तो नोट्स कर सकते हैं या फिर बना बनाया नोट्स जो आपको एप्लीकेशन पे मिलता है वहां से भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि बेंगलुरु में आयोजित 29वीं नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 यूथ गर्ल्स श्रेणी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये जो प्रतियोगिता है नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप, ये 29वां संस्करण अभी हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुआ। गोल्ड मेडल अभी हाल ही में अमीरा खोसला ने अपने नाम किया है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में आप इसे देख सकते हैं और अमीरा खोसला को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनने का जो गौरव है किसने प्राप्त किया है? आप यहां पर देख रहे हैं काम्या कार्तिकेयन, यही इसका राइट आंसर है, जो महाराष्ट्र की है। पिछले साल हमने आपको जानकारी दिया था कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनी थी। ये चीजें हमने आपको पढ़ाया था। तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं जो उपलब्धि अभी इन्होंने हासिल किया है। यहाँ पर क्या है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया है, काम्या कार्तिकेयन, जो महाराष्ट्र मुंबई की रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि दुनिया में हाल ही में दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी कि ऐसे में जैसी जो दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है, इसके उपचार के लिए एक बार की जीन थेरेपी आईटी विश्मा प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? यहां पर ये थेरेपी का नाम है, अब एक चीज समझिएगा, ये मैं शायद प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर रहा हूं, आईटी विश्मा या फिर ITVISMA, मतलब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये एक थेरेपी का नाम है और ये एक प्रकार से आप देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात। अब सवाल यहां पर एक है कि आनुवांशिक बीमारी आखिर होता क्या है? तो आनुवांशिक बीमारी की अगर हम बात करें तो वो डीएनए में बदलाव को लेकर देखने को मिल सकता है और कई बार अधिकतर केस में वो आनुवांशिक मतलब कि अपने मतलब माता पिता से मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है, तो वो भी एक इसका कारण है। तो डीएनए में बदलाव इसका मुख्य रूप भी आप देख सकते हैं। तो इसी को लेकर एक बार की ही थेरेपी मतलब जो बीमारी के उपचार को लेकर ऐसा करने वाला जो थेरेपी है, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया है या फिर इसे शुरू किया गया है। पहला देश बना है कौन? तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अर्थात यूएई। अगले प्रश्न पे आइए, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः स्लम फ्री शहर बनने की दिशा में अग्रसर कौन सा शहर घोषित किया गया है? देखिएगा, गुजरात का जो शहर है सूरत, इसे अभी हाल ही में भारत का पहला जो स्लम फ्री शहर है वो मतलब इस और अग्रसर है ऐसा घोषित किया गया है। तो आप एक नजर में ये बोल सकते हैं ये भारत का पहला स्लम फ्री शहर है। अच्छा, स्लम का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं, मतलब गरीब क्षेत्र जहां पर झोपड़ी वगैरह होते हैं, झोपड़पट्टी होते हैं, मतलब उस तरह। तो ऐसा यहां पर मतलब उसे मतलब एक प्रकार से प्रश्न के रूप में जो शामिल किया गया है स्लम फ्री शहर बनने की दिशा में अग्रसर कौन सा शहर घोषित किया गया? तो सूरत, तो गुजरात का शहर है। अगला एक प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में पवित्र पीपर हवा अवशेषों का भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है ये निम्न में से किस शहर में किया गया? देखिएगा, पवित्र पीपर हवा अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का जो अभी उद्घाटन है नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया है।
विकल्प नंबर डी यहां पर राइट है। अगला है 3 जनवरी 2026 को महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन दोस्तों इन्होंने भारत में महिलाओं की शिक्षा को लेकर बड़ा योगदान दिया है और इन्हीं के प्रयासों से ये एक्चुअली शुरू भी हुआ और इन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। और ऐसे में ये ध्यान रखिए, अभी हाल ही में इनकी 195वीं खास करके जयंती मनाई गई है, जो वास्तव में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और क्रिप्टो एक्सचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान की है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो लेन देन है उसको और इसे तैयार करने को लेकर जो डिजिटली होता है, इसको एक प्रकार से कानूनी मान्यता दे दिया है। अब ऐसे में इसका राइट जो आंसर है वो है तुर्कमेनिस्तान। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर है। अब आइए अगले प्रश्न पे, 20वां प्रश्न आपके बीच है। वित्त वर्ष 25-26 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। जो निवेश हुआ है भारत में 25-26 वित्त वर्ष में, इसमें आपको ध्यान रखना जो भी राज्य प्रथम स्थान पर है वही सवाल है। तो आंध्र प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर है। उसके बाद दूसरे, अच्छा एक सेकंड, आंध्र प्रदेश प्रथम और द्वितीय स्थान पर है उड़ीसा, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर है तेलंगाना। दोस्तों यहां पर वो कंप्लीट सूची देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, निवेश में कुल 25% जो हिस्सेदारी है वो आंध्र प्रदेश की है। फिर उड़ीसा 13%, महाराष्ट्र 12.8%, फिर उसके बाद तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, असम और झारखंड है। झारखंड 0.9% योगदान करता है। और इस प्रश्न को मेरे ख्याल से आप VVI प्रश्नों में रखिएगा। यहां पर जो सूची जारी हुई ये फोर्ब्स की तरफ से जारी है। इसमें बिहार को लेकर जानकारी यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता, कहीं चर्चा भी बिहार की इसमें हमें देखने को नहीं मिला, इसलिए हमने इसमें शामिल इसको नहीं किया है। अगला प्रश्न है कि भारत में, अच्छा इस समय अगर हम बात करें निवेश को लेकर, बिहार अभी बहुत पीछे है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर अगला प्रश्न है कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एक सेकंड रुकिएगा, यहां पर जो हम आपको जानकारी दे रहे थे ये निवेश चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आइए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बढ़ाने के लिए पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों ये प्रथम प्रयास है भारत में, जो कहां पर होगा। तो ऐसे में AI क्लिनिक जो है ये ग्रेटर नोएडा, विकल्प नंबर डी यहां पर आपसे क्या पूछा गया था, किस शहर में, तो ग्रेटर नोएडा में। अगले प्रश्न पे चले आइए। प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की फार्माकोविजिलेंस यानी कि दवा सुरक्षा योगदान सूची में अब जो है भारत जो है वो किस स्थान पर है। मतलब यहां पर खाली जगह पे भरना है, जो कि एक दशक पहले यानी कि 10 वर्ष पहले 123वें स्थान से एक बड़ी छलांग के रूप में आप देख सकते हैं, जो देश की दवा नियमन प्रणाली में लगातार सुधार को दर्शाता है। एक दशक पहले 123वें स्थान पर था। अब यहां पर जो नई सूची आई है WHO की, उसके आधार पर आप देखेंगे कि भारत इसमें 8वें स्थान पर है। तो खाली जगह पे भरा जाएगा 8वां स्थान, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये अगले प्रश्न पे, पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भौरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है, जो ऐतिहासिक मंदिरों और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के साथ पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगा। यहां पर एक मंदिर परिसर को आप देख सकते हैं, जो भौरमदेव मंदिर है, इन्हें आप यहां पर देख रहे हैं। इसी के नाम से ये कॉरिडोर है, मतलब इसका मतलब इसे लॉन्च किया गया है एक प्रोजेक्ट के रूप में। तो ऐसे में एक प्रकार से ये ऐतिहासिक मंदिर जो संबंधित होंगे इसमें, और साथ ही साथ जो पुरातात्विक स्थल होंगे और पर्यटन के साथ, मतलब इसको एक प्रकार से बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक्चुअली यहाँ पर प्रश्न है। और ऐसे में राइट आंसर जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाला इसका
करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भौरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों एक अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है CBAM यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स है। यह किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। अब यहां पर यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर देख लीजिए। यूरोपियन यूनियन इसका राइट आंसर है। जो यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, स्टील और एल्युमिनियम पर यह दुनिया का पहला कार्बन टैक्स है। अब यहां पर देखिए उसका उद्देश्य मतलब पूछा क्या गया है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा लागू किया गया है। यहां पर यह संगठन का नाम है। कार्बन उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो इस दृष्टिकोण से इसको एक टॉपिक के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि कई सारे देशों ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया है। भारत सरकार का 2070 है, बिहार सरकार ने भी भारत सरकार के अनुरूप किया है, और भी कई सारी जानकारी यहां से मेरे ख्याल से आपको ध्यान रखना चाहिए। ये अभी हाल ही में एक खबरों में है, मतलब खबरों का विषय है। अगले प्रश्न पे आइए, विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है, जो दृष्टिहीन व्यक्तियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए ब्रेल लिपि के महत्व को जागरूक करने के लिए समर्पित है। देखिए प्रश्न बस यहीं पर भी था, मतलब इतना पढ़ते तो काम चल जाता। मतलब यहाँ पर डेट पूछा गया है। ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन थे, तो लुई ब्रेल थे। चलिए अगले प्रश्न पे आइए कि भारत का प्रसिद्ध इमो इनु एरप्पा महोत्सव जो सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक रीति रिवाजों को दर्शाता है, ये निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए जो यहां पर महोत्सव को लेकर प्रश्न पूछा गया है, इमो इनु एराप्पा महोत्सव, ये मणिपुर में मनाया जाता है। यहीं की एक प्रकार की ये महोत्सव है। ये ध्यान रखिए, विकल्प नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 निम्न में से किस साहित्यकार को प्रदान किया गया, जो समकालीन भारतीय साहित्य में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। बेसिकली सवाल जो पूछा गया है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 निम्न में से किस साहित्यकार को दिया गया, तो विकल्पों के आधार पर जब से देखेंगे, उत्तर प्रदेश की मैत्रेयी पुष्पा, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए। अगला यहां पर प्रश्न है, अभी बहुत सारा प्रश्न और भी बाकी है, तो वीडियो को अंत तक आपको देखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन निम्न में से किन 2 शहरों के बीच परिचालित होगी, जो पूर्वोत्तर भारत में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। देखिए वंदे भारत को लेकर जो यहां पर प्रश्न पूछा गया है, ये कोलकाता से गुवाहाटी के बीच। अच्छा दोस्तों, वंदे भारत का नाम पहले ट्रेन 18 था, ट्रेन 18, क्योंकि इसका जो कार्य है या फिर प्रथम चरण का जो ट्रेन बनकर तैयार हुआ था वो 2018 में ही हुआ था, जिस वजह से इसे ट्रेन 18 या फिर T18 कहा गया। लेकिन बाद में इसके नाम में संशोधन हुआ था और इसे नाम दिया गया वंदे भारत। चलिए अब यहां पर आ जाइए अगले प्रश्न पे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले उस्मान ख्वाजा किस देश के क्रिकेट टीम से संबंधित थे। ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेटर से संबंधित उनके संन्यास को लेकर प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना में हाल ही में दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में अभी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए भारतीय वायुसेना का भी उप प्रमुख भी नियुक्त किया गया, वो चीजें भी हम आपको बतलाएंगे। अभी यहां पर फिलहाल जो प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के, देखिए भारतीय सेना के कई कमान है, आई थिंक 5 या 6, चलिए मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बतलाइएगा। यहां पर बेसिकली इस कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में जो प्रश्न पूछा गया है, राइट आंसर है तेजिंदर सिंह, जिन्हें यहां पर आप तस्वीर में देख रहे हैं। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आपके बीच है कि भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख जो प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड जो विशेष रूप से प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, अभी हाल ही में ये किन्हें नियुक्त किया गया है। अब सवाल जो डिमांड कर रहा है उस आधार पर राइट आंसर है एयर मार्शल
श्रीनिवास। अच्छा, वर्तमान में अगर भारतीय वायुसेना प्रमुख की बात करें तो वो कौन है, एक सवाल के रूप में तो ये पूछा जा सकता है ना, तो अमरप्रीत सिंह है, अमरप्रीत सिंह। ये चीज ध्यान रखिए, कई बार ये आपको शॉर्ट में भी लिखा हुआ मिलेगा, AP सिंह। चलिए अगला प्रश्न है कि अमेजन की जो अमेजन वर्षा वन है, तो अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियां जिसे अभी हाल ही में किस देश द्वारा कानूनी अधिकार दिया गया है, जिसे दुनिया के पहले कीट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। आप यहां पर कानूनी अधिकार में अगर बात करेंगे, सिंपल सा मतलब ये अधिकार क्या है, तो उनकी जीवन को लेकर उनका खुद का अधिकार, आप उनका शिकार नहीं कर सकते, कई तमाम चीजों का इसमें वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक कानूनी अधिकार दिया गया, कई सारी चीजें इसमें निहित है, और ये अमेजन वर्षा वन में पाया जाता है या फिर अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। और यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये मान्यता अभी दिया है पेरू ने, और इसके साथ ही यह दुनिया का पहला कीट बन गया है जिसे इस तरह का कानूनी मान्यता दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा यानी कि करेंसी के रूप में स्वीकार करने वाला बुल्गारिया यूरो जोन का कौन सा सदस्य बना है। देखिए यूरो जोन में अब तक 20 देश थे, मतलब यहां पर यूरो जो करेंसी है उसका इस्तेमाल करने वाले देश। अभी 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया 21वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हो चुका है, मतलब इसे स्वीकार कर लिया है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण भारत में बीमा यानी कि इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए LIC ने अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है, तो ये साझेदारी अभी हाल ही में सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ LIC ने किया है। अगले प्रश्न पर, हाल ही में कौन सा देश, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा देश पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है जो अब पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक डाक प्रणालियों पर निर्भर करेगा। देखिए भारतीय डाक जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है डाक सेवा में देखें तो, लेकिन सवाल यहां पर अलग रूप में है कि कौन सा देश जो पारंपरिक डाक सेवा उसे बंद कर दिया है, जो पारंपरिक रूप से सदियों से चलते आ रहा है। तो ऐसे में राइट आंसर यहां पर हो जाएगा डेनमार्क। ये अभी हाल ही में डेनमार्क ने ही इस प्रणाली को बंद किया और ऐसा करने वाला पहला देश बना है। कौन सा देश, तो डेनमार्क। अगला और अंतिम प्रश्न है कि भारत ने वित्त वर्ष 26 से 31 की अवधि के लिए अपने एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने और घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना के लिए कितने रुपये आवंटित किए हैं। मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना के लिए अभी जो राशि का आवंटन हुआ है वो 4,531 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, विशेष रूप से यहां पर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में। दोस्तों अब यहां पर यह सेशन समाप्त होता है। अब जो प्रश्न इससे संबंधित है इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जो PDF को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे यही वाला PDF है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स का जो हमारा विजेता बैच चलता है BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे, वहां से भी इस PDF को आप ले सकते हैं, और वो बैच कौन सा है, वो ये वाला बैच है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसको आप लोग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कई सारे जो बैच है वो चलते हैं एप्लीकेशन पे, 72वीं BPSC का है, और इसके अतिरिक्त PPSC ADO ये वाला तो आपको हर हाल में ज्वाइन करना है। दोस्तों आज वाले सेशन के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आज हमने विश्लेषण वीडियो में आपको नहीं दिया। अगर मैं इतने सारे प्रश्नों का विश्लेषण देता तो समझिए कि 3 घंटे का ये वीडियो होता और वो बहुत ज़्यादा टफ कार्य हो जाता, तो इसलिए हम वो चीज़ें PDF में आपको प्रोवाइड कर देंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और जाते जाते आपको जो हमने अभी प्रश्न पूछा है ना उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कौन सा प्रश्न था, तो वो ये वाला प्रश्न था जिसका आंसर आप सभी को लिखना है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।